आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मोदी सरकार के दूसरे दौर का पहला बजट आज ऐवान में पेश हो गया। बजट में किसान, गांव देहात और खवातीन पर फोकस रखा गया है। अमीरों पर टैक्स की मार पड़ी है, लेकिन मिडिल क्लास को जिस टैक्स में छूट की उम्मीद थी, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। उधर अपोजिशन ने बजट पर मायूसी जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, पुराने वादों को दोहराया गया है। वो न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन यह बजट नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या इस बजट से रोजगार के मौके पैदा होंगे? क्या यह बजट किसानों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या इस बजट से न्यू इंडिया का ख्वाब पूरा हो पाएगा? आज प्राइम डिबेट में बजट के इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। I rise to present the budget for the year 2019-20. मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दतेकार का पहला बजट जुमे को वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पेश किया। आम बजट उबूरी बजट से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बजट में 5 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को इनकम टैक्स से छूट देने का ऐलान किया गया है। साथ ही 45 लाख रुपए तक के घर की खरीद पर 1.5 लाख की छूट देने और 45 लाख रुपए तक का घर कर्ज पर खरीदे जाने पर कर्ज की छूट 3.5 लाख देने का भी ऐलान किया गया है। बजट से जहां कई सेक्टर्स में नई उम्मीद जागी है, तो वहीं कई सेक्टर्स को मायूसी हुई है। बजट में गांव और गरीब पर फोकस किया गया है। अमीरों की जेब पर बोझ पड़ेगा, जबकि मिडिल क्लास को बजट से मायूसी हाथ लगी है। वजीर आजम मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की और कहा कि ये बजट आवाम के लिए ड्रीम बजट है। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। उधर लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बजट पर कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। No new initiative. First of all, no new initiative. Nothing new. Simply, they are trying to project an India which maybe appeared as an El Dorado for all, but in reality, all of us experiencing the pain of economy. There is no, plan for employment generation. आम बजट से अक़लियतों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। इससे पहले उबूरी बजट में भी इस वजारत के बजट में इजाफा नहीं हुआ था। 2019 और 20 के लिए महज 4700 करोड़ का बजट मुख्तस हुआ है। इस बजट से मरकजी हुकूमत की मदरसों की जदीदकारी स्कीम को भी झटका लगा है। मदरसा स्कीम का बजट भी इस बार नहीं बढ़ाया गया है। 120 करोड़ रुपए ही स्कीम का बजट रखा गया है। हालांकि यूपी के मदरसा टीचर इसके लिए लगातार मांग कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार इसी तरह सबका साथ सबका विकास करेगी और सबका विश्वास जीतेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल ये उठ रहा है कि आम इंतखाबात में अक्सरियत के साथ और इतनी बड़ी तारीखी जीत हासिल करने के बाद जो बजट मरकजी सरकार ने दिया है, क्या वाकई में ये आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या मिडिल क्लास के लोगों के चेहरों पर खुशी ये बजट ला पाएगा? क्या अमीरों की जो तवक्कुआत थी उन पर यह बजट खरा उतरेगा? और सबसे बढ़कर ये
कि अक़लियतों और माइनॉरिटीज की नजर भी एक तरह से लगी हुई थी, निगाहें टिकी हुई थी इस बजट पर। क्या उनका भला इस बजट में हुआ? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनीति नागपुरकर जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा मेरे साथ सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी साहब किसान लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कुछ और पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का और पैनलिस्ट का सबका बहुत इस्तकबाल और वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनीति जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि इस डिबेट के एलोकेशंस को अगर देखा जाए, क्या लगता है कि आम आदमियों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला यह बजट है? नमस्कार जी। मैं कहना चाहूंगी कि ये बजट का ढांचा थोड़ा सा अलग है। इसमें एलोकेशन पे ज्यादा भर दिया हुआ नहीं है जी, लेकिन एक दिशा दी हुई है। सो इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट। नंबर्स पे फोकस कम है और पॉलिसी और अर्थव्यवस्था की दिशा पर ज्यादा ध्यान है। लेकिन फिर भी आम आदमी के लिए उसमें से जो भी कुछ आया है बाहर, उसमें से मुझे लगता है कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो बाहर आई है, तो उसमें जो स्मॉल रिटेल एंड शॉपकीपर्स है, रिटेलर्स एंड शॉपकीपर्स, उनके लिए पेंशन योजना चालू करने का जो एक ऐलान किया है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही अच्छा कदम इस बजट से सरकार ने उठाया है। तो आम आदमी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी दिलासा देने वाली बात है कि जो श्रमजीवी वर्ग के लिए पहले फरवरी के बजट में जो योजना प्रारंभित की थी, अभी वो रिटेलर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए भी जारी की है। तो ये एक उसमें अच्छा प्रावधान है। दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि जो सोशल सेक्टर कमिटमेंट है, भले वो क्लीन एलपीजी गैस प्रोविजन हो या तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सब योजनाओं का फायदा देश के हर इंसान को मिलने का वादा ये बजट में दोहराया है। और मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। अगर हम ये बजट को सिर्फ टैक्सेशन के हिसाब से देखें तो शायद हमें ऐसा लगेगा कि आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन टैक्स ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ये सिर्फ एक डायमेंशन है। उसके अलावा जो प्रावधान उसमें बने हैं, मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म दे विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार ने उठाया है कि लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए नहीं, लेकिन जो उनको अंतिम हित पहुंचाएगा, ऐसे प्रावधानों पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। और मुझे लगता है कि ये एक सराहने वाली बात है। बिल्कुल, यानी लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस किया है सरकार ने। जाहिर सी बात है कि इस सरकार के दूसरे टर्म की शुरुआत है और अभी 5 साल इस सरकार के सामने, या यूं माना जाए कि 4 साल इस सरकार के सामने और हैं। इसी वजह से सरकार ने लॉन्ग टर्म पर ही एक तरह से फोकस किया है। इस बीच मेरे साथ कमाल फारूकी साहब मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। और इनके अलावा शिवम त्यागी जी लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। शिवम त्यागी जी और कमाल फारूकी साहब, आप दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। कमाल फारूकी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ऊपर से नीचे तक इस पूरे बजट को हमने देख लिया तो बजट ठीक है, मतलब अलग अलग मिला जुला रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से आया। जिस तरह से डॉक्टर सुनीति हमारे साथ अभी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म पर अगर इस बजट को फोकस किया जाए तो यह बजट बहुत शानदार है। लेकिन कमाल फारूकी साहब, इन सब चीजों से हटकर आप टैक्स की बात मत कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत कीजिए, लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज की यहां पर बात कर लीजिए तो उनके लिए इस बजट में कुछ खास या कुछ नया नजर नहीं आता है। कमाल फारूकी साहब, देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जहां तक डॉक्टर सुनीति साहिबा ने जो बात कही, बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक बातें हैं और लगता है कि फ्यूचरिस्टिक उनने
कुछ पहलू रखने की कोशिश करी हैं, लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह का जो इकोनॉमी में बूस्ट चाहिए था और जिस तरह से हमारे जो व्यवस्था जो है चरमरा गई है, हमारा किसान बहुत परेशान है और जॉब्स हमारे पास है नहीं और लोगों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं, तो उसको लेकर हमको लगता है कि बजट कहीं ना कहीं वो उस दिशा में नहीं गया है, क्योंकि हमको बजट का मतलब होता है एनुअल बेसिस के ऊपर भी हमको देखना होता है और लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे देखना होता है। तो हमको लगता है कि जो इमीडिएट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो इससे पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है और अगर कुछ छुपा हुआ इसमें कुछ एजेंडा है तो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी नहीं देख पा रहा है कि अल्टीमेटली होगा क्या। आपने खास तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए ताल्लुक की जो बात कही, तो देखिए माइनॉरिटीज़ भी पूरे मुल्क का हिस्सा है। जब सारा मुल्क परेशान होगा या सारे मुल्क के अंदर परेशानी होगी या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा तो उसमें माइनॉरिटीज़ को भी अफेक्ट होगा, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्पेसिफिक जो एलोकेशंस होते हैं उसमें हमें कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई है जो कि हम लोग उसके ऊपर जिक्र कर सकें या डिबेट कर चुके हैं। वो उसमें कोई जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि सबका विश्वास भी जीतेंगे, तो हमें लग रहा था कि जैसे उन्होंने तालीम की बात कही थी तो उसमें माइनॉरिटी एरिया के अंदर तालीम की ख़ास तरीके से बात की जाएगी। हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात तो नहीं कर पा रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जो बेसिक एजुकेशन है मुसलमानों को उनके एरिया के अंदर, जो मुसलमान पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 18 से 20 करोड़ हैं और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि यूपी, बिहार, असम, बंगाल, उसके अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद है। तो हम एक तवक्को कर रहे थे कि एजुकेशन के सिलसिले में उनके स्कूल्स खोलना, वहाँ पर मुसलमान बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना, इसी तरह की चीज़ करके वो उनका एक विश्वास भी हम जीतने में कामयाब होंगे। हमें लगता है कि कहीं उसमें भी कमी आई है। दूसरा, अगर हम बिल्कुल, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझको लगता है कि जैसे जो 1-2 प्रोविजंस हैं उसका कोई हमको कोई रीजनिंग समझ में नहीं आती है कि आप डिजिटल परफॉर्मेंस के ऊपर इतनी बात करते हुए जो है जो बड़े लोग जो कारोबार करने वाले लोग बाग हैं जिसके यहाँ करोड़ 2 करोड़ रुपए की बात नहीं होती, आप उनसे एडिशनल एक ज़बरदस्ती का एक टैक्स वसूल कर रहे हैं। वो ये ज़रूर है कि ये TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, लेकिन आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो बेसिकली इनकम होगी तो वो टैक्स देंगे, इनकम नहीं होगी तो नहीं टैक्स देंगे, लेकिन इस केस में तो उनको टैक्स जा रहा है। तो मुझको लगता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, शायद ये उतना बेहतर तरीके से असर नहीं कर पाएगा। और कमाल फारूकी साहब, सवाल इस वजह से भी उठता है क्योंकि चुनाव में जीत के आने के बाद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो पहली स्पीच मोदी जी ने दी थी उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज का खास तौर से जिक्र किया था। उन्होंने वहां पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि सबने माइनॉरिटीज को ठगा है और अब हम विश्वास दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन इस बजट में जब हम देखते हैं तो जिस विश्वास की बात की जा रही है वो विश्वास नजर नहीं आता है अकलियतों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए। इस वजह से भी सवाल उठता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और ये एक सवाल है जिसका हम जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बेसिकली क्या ऐसा कुछ विश्वास जीतने, देखिए विश्वास जीतने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक हो, दूसरा है कि उनको डेवलपमेंट का हो, एजुकेशन का मामला हो। हमें 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आई कि 26 मई को जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान फरमाया था जिसमें विश्वास की बात कही थी, जिसमें मुसलमानों की ज़बू हाली की बात करी थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम मसीह के उनके साथ में एक विश्वास जीतने के लिए कोई उनके साथ में ज़्यादती नहीं होने देंगे और होली के नियम्स को रोकेंगे। अजीब बात यह है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक बीजेपी के एक बहुत अहम कारगुजार थे, कार्यकर्ता थे, उनके बेटे ने जो हरकत करी और बैट से ऑफिसर्स को मारा, तो उसको लेकर उन्होंने बहुत सख्त बयान दिया कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी हालत में और इस तरह की चीज़ें नहीं की जाएंगी। तो दूसरी तरफ वो जो लोग बाग बाकायदा मॉब लिंचिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको जेल हो गई है या वो इत्तेफाक से जेल के अंदर इनकी डेथ हो गई, तो उनको निकाल कर फिर तिरंगे झंडे के अंदर लिपटाना और फिर मौसे के उनको एक वो बनाना, क्या नाम है, हीरो बनाना, इसके ऊपर भी उसी तरह का स्टेप होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि ये विश्वास जीतने के दोनों तरीकों में अभी हमको कहीं जरा थोड़ा सा लग रहा है कि अभी हमको और इंतजार करना पड़ेगा। शायद प्राइम मिनिस्टर की बात को ना तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रॉपरली समझ पाई हैं, ना अभी तक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उस तरफ ध्यान दिया है। हम तवक्को करते हैं कि बहुत जल्दी उसके ऊपर भी अमल किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क तो नजर आ रहा है कि आप कहते कुछ और हैं, वादे करते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर और जमीनी तौर पर आप अगर देखिए तो वो चीजें नजर नहीं आती हैं।
इस बीच मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी जी, किसान लीडर हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये बजट आने के बाद सबसे पहले एज अ मेन अपोजिशन कांग्रेस का बयान आया। कांग्रेस ने कहा कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, इस बजट में नया कुछ नहीं है। जो पहले जो वादे किए गए थे, एंट्रीम बजट में जो वादे किए गए थे, वही एक तरह से रिपीट कर दिया गया है। देखिए, रिपीट भी नहीं किया गया, जो पहले वादे किए थे उनका तो जिक्र भी नहीं है। और ऊपर से जो किसान हैं, बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि देश में दो ही मुद्दे सबसे ज़्यादा चिंतित जिससे हमें होना चाहिए, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और जो फार्मर्स का सुसाइड रेट जो बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो इन दोनों मुद्दों पे कहीं भी हमें नहीं लगा कि सरकार सीरियस है। और किसानों की बात की गई, बार बार कांग्रेस ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ किए गए, तो इन्होंने चैलेंज किया कि हम भी करेंगे। लेकिन मोदी जी को फिर से मेजॉरिटी मिली और वो प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे आपने माइनॉरिटीज की बात की, लेकिन ऊपर से लोड उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप गोल्ड पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, आप इधर से पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, वहां से आपने किताबों पे टैक्स बढ़ा दिया, पेपर पे टैक्स बढ़ा दिया। जो आम नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास का डेली यूटिलाइजेशन है, जिस पे वो डिपेंडेंट हैं, आपने उन पे ही बोझ डाल दिया। और दूसरा जो है कि रिलैक्सेशन कहीं मिली नहीं, कहीं भी ऐसा दिखने को नहीं मिला कि आम जनता जिसने मोदी जी पे भरोसा किया, अगर मैंडेट उनको मिला, हमने भी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ नया क्या लाया? आप इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ला रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को तो साइकिल चलानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कुछ नया रेवोल्यूशनरी कुछ नहीं आया, पुरानी घिसी पीटी चीजों को रिपीट करने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, अगर इस वक्त माहौल जो हिंदुस्तान में है वो बिगड़ रहा है, वो किस वजह से? क्योंकि आपके कश्मीर में जो आप हालात देखिए, जो यूथ भटका हुआ है, वो क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी की तवज्जो बिल्कुल इग्नोर किया गया उस मुद्दे को। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई जिक्र नहीं है, एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है, हेल्थ केयर का कोई जिक्र नहीं है, उसमें बजट की बढ़ोतरी नहीं है। और आपने एक लॉलीपॉप दे दिया कि हम इलेक्ट्रिकल गाड़ियां लाएंगे। पहले जो गाड़ियां चल रही हैं, आपने उनका ही जो है कीमतें बढ़ा दी। आपने गोल्ड, अगर गरीब आदमी कोई है, उसकी शादी करनी है, आपने गोल्ड पे टैक्स बढ़ा दिया। तो गरीब आदमी के लिए क्या आपने ऐसा कुछ किया? मैं अपने बीजेपी के यहां जो नुमाइंदे, उनसे पूछना चाहता हूं कि गरीबों के लिए, जिनका वोट आपको मिला, जिनको आपने बहकाया, बेवकूफ बनाया, चुनाव में बहला फुसला के, उनके लिए आपने क्या किया? बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ ताहिरा हसन साहिबा भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हैं इस डिबेट में। ताहिरा हसन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं शिवम त्यागी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कमाल फारूकी साहब ने कहा, या सलमान निजामी जिस तरह से कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी और एनडीए के लिए, तारीखी जीत है, 300 से ज्यादा सीटें जीत कर आते हैं। आवाम की उम्मीदें सरकार पर टिकी हुई थी, लेकिन मिडिल क्लास को आज के बजट से झटका लगा है, मायूसी हुई है। शिवम त्यागी जी, देखिए अबू साहब, पहले तो सबसे जरूरी चीज ये है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप बजट को देख रहे हैं तो आपको इस बजट को इंटरिम बजट के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। जब इंटरिम बजट इस देश में आया तो देश की तमाम पार्टियों ने कहा कि जो इंटरिम बजट होता है वो आमतौर पर पार्टी के मैनिफेस्टो की तरह का होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं मिडिल क्लास को क्या मिला। आप कहते हैं मिडिल क्लास को, मैं बताता हूं। 2014 से पहले इस देश में जो आपको टैक्स पर छूट मिलती थी, या फिर जो आपको टैक्स फ्री पैसा होता था, वो 2 लाख रुपए होता था। करीब करीब 70 साल में आपको जो सिर्फ 2 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोग थे, वो टैक्स देने से बचे हुए थे। आज सिर्फ 5 साल में वो पहुंचकर 5 लाख पर पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 5 साल में वो दायरा 2 लाख से लेकर 5 लाख तक पहुंच गया है। 70 साल में 2 लाख और बाकी के 5 साल में फिर 3 लाख और बढ़ाकर उसमें 5 लाख प्लस 1.5 लाख की एटीसी रिबेट उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बजट पर। बजट में क्या है? हमारी सरकार कहती है इसको कि ये बजट नहीं, इसको बही खाता कहिए। बही खाता का मतलब सिर्फ ये है कि बजट में जिस तरह से पुरानी सरकारों ने क्या किया कि एक फिगर पब्लिक के सामने कोर्ट की, जो दूसरे दिन पब्लिक शायद भूल गई, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस कभी हुआ ही नहीं। वेरिएंस एनालिसिस से मतलब सिर्फ ये है कि मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का बजट जो है एस्टिमेटेड वैल्यू रखी, राइट।
आगे जाकर उसमें खर्चा हुआ 1 साल बाद 11,000 करोड़ का। क्या आपने उसमें कभी वेरिएंस एनालिसिस करी? क्या उसमें कभी आपने आपका बैलेंस शीट किया? नहीं किया। जनता के सामने झूठे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो चीजें हैं वो पेश की गई। अब इस सरकार में क्या है, हमने एक एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से हर प्रोजेक्ट पे पैसा दिया और जनता को कहा कि हम ये सारी चीजें करेंगे, तो इसीलिए हमने इसका नाम बही खाता रखा। तो जाहिर बात है, जब आपने मिडिल क्लास की बात करी तो सबसे पहले तो जो टैक्स रिबेट हमने इंटरिम बजट में 5 लाख किया था वो है, वो जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपने आप में सिर्फ 5 साल में एक टेन्योर में अगर 3 लाख रुपए बढ़ा है तो जाहिर बात है वो फायदा है। वो स्ट्रेट उसका फायदा सिर्फ अगर किसी को मिलता है तो जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो उसी को मिलता है। अब आ जाते हैं घर पर। घर 45 लाख रुपए का अगर आप घर लेते हैं तो उस पर सरकार आपको इस बजट के अनुसार 1.5 लाख रुपए का रिबेट देती है। जनाब, इस शहर में, आसपास के शहरों में सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी के लिए है तो वो उसका घर है। अगर कोई भी घर यहां पर मकान आज लेता है तो वो 40-45 लाख रुपए का आता है। लेकिन इससे हमारे अन्नदाता को या किसानों को क्या लेना देना? जिस घर की आप बात कर रहे हैं 45 लाख की बात कर रहे हैं, हमारे किसानों को यह हैसियत भी नहीं है। वन बाय वन सबको जवाब देते। अब किसानों पे आ जाते हैं। इस देश में 70 सालों में आज भी लोगों के पास पीने के पानी का नल नहीं है। 2022 तक हमारा चैलेंज है हर किसान के घर में, हर किसी के घर में, इस देश में जनता तक, आवाम तक एक घर में नल नहीं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार अब ये तो इतना तो करेगी, सरकार इतना तो करेगी। सरकार की तो ये जिम्मेदारी है कि भाई पानी दे, खाना दे। मैं किसानों की अब बात कर रहा हूं शिवम त्यागी जी। किसानों के लिए क्या वाकई में किसानों का मसला जो है वो हल होगा इस बजट के जरिए, जो बजट पेश किया गया है? बिल्कुल होगा। देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले एक और चीज बताता हूं कि किसानों के लिए अभी 2 दिन पहले ही एमएसपी रेट्स जो है हाई किए गए हैं। सम्मान निधि के तहत इस सरकार ने किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑलरेडी दिया है। फसल बीमा योजना के तहत हम फसल बीमा योजना से जो है किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है, जिसके तहत अगर आगे आने वाले समय में उसको कोई परेशानी होती है तो वो बीमा की धनराशि उसको मिलती है। सॉइल हेल्थ कार्ड हम कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से इंसान अपना मिट्टी टेस्ट करा के जो फसल उसको बोनी है वो आगे जाकर उसकी बेहतर खेती ले सकता है। इस बजट में किसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। हाँ, विपक्ष का काम कोसना है वो बात अलग है, लेकिन जब आपने 70 साल में सिर्फ 2 लाख रुपए का स्लैब था और 2014 से 19 में सीधा वो 5 लाख तक मुझे शिवम त्यागी लग रहा है कि जो अच्छी बात है उन्हें गिनाने से फायदा नहीं है इस बजट की। इस बजट की जो निगेटिव चीजें अगर उन्हें आप गिनाएं तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आवाम के लिए किस तरह से अच्छे कदम उठाती है। अच्छे कदम अगर उठाती है सरकार तो उस पर जाहिर सी बात है कि उसका वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन जो निगेटिव कदम उठाए गए, आपने सेस लगा दिया पेट्रोल और डीजल पर। आप देखिए कि 2.5 रुपए आज ही पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। तो ये जो जेब पर, आम आदमी की जेब पर जो डाका मारा है, इसका जवाब कौन देगा? डिस्क्रिप्शन भी दिया है और आगे बताया है कि उसको आगे भी हम रैशनलाइज करते रहेंगे। ठीक है। मैं पुष्पेंद्र जी जो शिवम त्यागी जी बड़ी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी जो है वो बढ़ाया जाएगा, लागत दोगुनी कर दी जाएगी किसानों की, किसानों के चेहरे खिल उठेंगे। क्या वाकई में 1.5 लाख रुपए का उसको बेनिफिट मिल रहा है घर खरीद वो जमीनी हकीकत है? ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे किसानों की हालत कहां है कि 45 लाख का घर खरीदेंगे? शिवम त्यागी, हमारे किसानों की हालत कहां है? 45 लाख रुपए और हमारे किसानों की आप बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आपने मुद्दे से फिर फ्लिप कर दिया। अभी मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा। मैंने आपको बताया सम्मान निधि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला है। उसके अलावा एमएसपी पर हमने रेट्स बढ़ाए हैं। उसके अलावा विभिन्न योजनाओं से हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। उज्ज्वला से हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है भाई। अगर मुल्क का अन्नदाता खुश होता है तो ये अच्छी बात है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी, अन्नदाता जो बातें शिवम त्यागी कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? खुश है तभी अन्नदाता ने 2019 में इतना भारी मैंडेट दिया है। यकीन मानिए अन्नदाता खुश है। जब वो आपसे पूछेंगे आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। एक तो ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। इम्पेशेंट ना शिवम थोड़ा सा आपको मौका मिलेगा, उनको बोलने दीजिए। वो बोल रहे हैं ना, आप बीच में कूद रहे हो। नहीं, ठीक है। देखिए शिवम त्यागी जी, मैं चाह रहा हूं आप लोग एक ही जगह बैठे हो, फिर मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, डिस्टर्ब होगा।
वन बाय वन। पुष्पेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए, जो बात शिवम त्यागी जी कह रहे हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ है इस आज के इस बजट में। देखिए, इन्होंने 2014 में ये वायदा किया था कि हम संपूर्ण लागत, जिसको सीएसीपी के अनुसार C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना देंगे। यदि ये 2014 से ही दे देते तो आज तक जो है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसी मद में इन्होंने कर दिया। और आज भी इन्होंने C2 लागत 4.5 साल बाद नहीं दी है, A2+FL का 1.5 गुना देने का इन्होंने काम किया है। उसके बाद दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि हम जो है किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक। इन्हीं का आंकड़ा है, आर्थिक सर्वे जो बजट से एक दिन पहले आता है, उसमें 2.9% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है और 2.9% के हिसाब से आगे 3 साल के अंदर किसी हालत में भी आप दुगनी नहीं कर सकते, उसके लिए 15-16% की आपको ग्रोथ रेट चाहिए। तीसरी बात, आपने कहा था हम लागत कम करेंगे। आपके सारे कार्यकाल में श्रीमान जी कच्चा तेल और फर्टिलाइजर बाहर से सस्ता आता रहा, उसके बावजूद भी आप लगातार उसके दाम बढ़ाते चले गए और आज भी आपने फिर 2-2 रुपए जो है डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा करके जो एक तरफ से दिया था दूसरे तरफ से उसको छीनने का काम कर दिया। हम बार बार कहते रहे कि जो पीएम सम्मान योजना है, योजना आपकी अच्छी है, लेकिन इसको 6000 से बढ़ा करके यदि आपको दुगनी आय 2022 तक करनी है तो इसको 6000 से बढ़ा। शिवम त्यागी जी, देखिए किसान लीडर है पुष्पेंद्र चौधरी जी बजट से खुश नहीं है। अब आप दावे लाख कर लीजिए, दावे जो करने हो शिवम त्यागी जी कर लीजिए, लेकिन पुष्पेंद्र जी जैसे जो किसान हैं वो खुश नहीं है बजट से। चौधरी साहब तो लो यार पूरा प्रश्न का। चौधरी साहब से बड़ी शालीनता से मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में वो पैदा हुए और आज करीब 40-45 साल उनकी उम्र है। आज तक इस देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे इस देश के किसान को कभी 1 रुपया मिला क्या? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इस पैनल पे बैठे हुए सभी व्यक्तियों से पूछना चाहता हूं, मिला क्या? नहीं मिला। इसी देश के एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि 1 रुपया अगर सरकार खर्च करती है सोशल वेलफेयर में तो 15 पैसे नीचे जाते हैं। आज जनाब पूरा 1 रुपया का 1 रुपया जाता है। आप अमाउंट पर डिबेट कर सकते हैं कि वो 6000 से ज्यादा होना चाहिए, अब इसका सरकार उसको भी असेस करेगी और उसको भी आगे बढ़ाएगी, लेकिन आज किसान के लिए जितनी वेरियस योजनाएं हम दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार में आने के बाद भाजपा वाले बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है। आपको बता देता हूं, आईना नहीं देख करके आते हो आप। ये ओईसीडी की रिपोर्ट आई है श्रीमान जी, जो ये कहती है कि जो है आपने 2016 में जहां चाइना ने $232 बिलियन, ओईसी कंट्रीज ने $235 बिलियन अपने किसानों को सहायता पहुंचाई, आपने जो है $25 बिलियन किसानों की जेब से लूटा। कैसे लूटा? एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एक्सपोर्ट में मेरा ईरान में 100 रुपए किलो प्याज बिक सकता है, आपने यहीं पर उसको प्रतिबंध लगा दिया। तरह तरह की रेस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी। C2+50% आपने नहीं दिया। ये आंकड़ा $25 बिलियन बैठता करीब 2.25 लाख करोड़। कुल मिलाकर किसान मायूस है बजट से, मायूस है। जाहिर बात है, क्योंकि किसी और देश सरकार में दिया बिल्कुल लॉन्ग टर्म चाइना में ये बजट हो सकता है, विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन किसान परेशान है। और अगर मैं ठीक है, शिवम बात हो गई, शिवम त्यागी बात हो गई। ताहिरा जी वेट कर रहे हैं, ताहिरा जी वेट कर रहे हैं, कमाल फारूकी साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। शिवम त्यागी बात हो गई, शिवम त्यागी मैं फिर आऊंगा, मुझे $25 बिलियन ठीक है, मैं ताहिरा हसन साहब आपके पास आऊंगा। ताहिरा जी किसी और सरकार ने किया। पुष्पेंद्र जी थोड़ा सा ऑडियो लोग का डाउन कर दीजिए। मैं ताहिरा हसन जी मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि किसानों की बात हो रही है, मिडिल क्लास की बात हो रही है, अपर क्लास की बात हो रही है, लोअर क्लास की बात हो रही है, लेकिन जिस चीज पर असल में बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि बजट में उस चीज को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तालीम और हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 मेन सेक्टर हैं जिन पर फोकस होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बजट पर इस पर फोकस नहीं होता है और इस बार भी हम लोग मायूस हुए हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने समझा था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए हैं और इस बाद एलोकेशन ऑफ बजट 6% जीडीपी का होगा, ऐसी हमें उम्मीद थी। कम से कम 5% तो होगा, क्योंकि जाहिर है तभी तो आप सरकारी स्कूलों वगैरह को स्ट्रेंथन कर सकेंगे। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे अमीरी गरीबी की एक जो खाई है उसको खत्म किया जा सकता है। हेल्थ पे बजट बढ़ेगा तो उससे जो आम आदमी, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, ये मूलभूत सेवाएं हैं जो सबको मिलनी चाहिए, इस देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रही है और इस बार बजट में उनकी बात नहीं है। अभी यही बात हो रही थी कि बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है, जॉब्स की बात इसमें की नहीं गई,
पैसा कहां से आएगा, कैसे उसको करेंगे, इसकी बात है नहीं, ओपेक है ये पूरा जो बजट है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात बार बार हो रहा था, मिडिल मैन के पॉकेट पे सिर्फ ये असर करेगा जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। नहीं साहब, ये इफेक्ट करेगा गरीब के बजट पे, उसकी रोटी के साथ दाल पे इफेक्ट करेगा। अब रोटी के साथ दाल उसका एक सपना हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है ट्रांसपोर्ट से सब्जियां जाएंगी, खाद्यान्न जाएगा, किसान डीजल का इस्तेमाल करता है, किसान को महंगा पड़ेगा डीजल, तो खाद्यान्न महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी और ट्रांसपोर्ट अलग से उस पर प्लस लगाएगा। तो एक आम आदमी जो है और एक जो गरीब आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मार्जिनलाइज क्लास, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। तो ये बजट जो है ना, आम आदमी की बात नहीं कर रहा है। जैसे लग रहा है कि इस बजट ने आम आदमी की आवाज को, उसकी चीख को, उसकी परेशानी को कहीं सुना ही नहीं है, कहीं अपने बजट में कहीं अहमियत नहीं दी है। सही। तो ये सबसे आम आदमी कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कमाल फारूकी साहब, आपका रिएक्शन मैं ले लेता हूं। और किसानों की बात कर रहे हैं, कमाल फारूकी जी, और किसानों की बात कर रहे हैं। अब मैं ताहिरा जी मैं आऊंगा, मुझे असल में ब्रेक पर जाना है। कमाल फारूकी साहब भी वेट कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब, आपका कमेंट। जी 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 जी। बस मुझे देखिए, एक जो इन्होंने, हमारी बहन ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूं। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ उतना थॉट प्रोसेस नहीं दे पाए हैं हमारी मैडम जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो नहीं दे पाई हैं। अब जैसे पानी के ऊपर बात हो रही है कि भाई हम उसे पानी जो है हर घर में पहुंचाएंगे। जी जी। अरे बाबा, पानी की तो दिक्कत, इतनी मुसीबत होने वाली है कि लोग बाग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। आप घर पे कैसे पहुंचाएंगे? पहले पानी के जो लेवल डाउन हो गया है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। जो वाटर हार्वेस्टिंग के, उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आया बजट के अंदर, जबकि बड़े पैमाने के ऊपर होना चाहिए था। हमको लगता है कि ये कुछ जो है प्रॉपरली प्रोफेशनली मैनेज नहीं हो पाया है ये बजट, बिल्कुल इंटेंशन सही होने के बावजूद। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो बात कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं या जो बात ताहिरा जी ने कही कि अगर हम पानी के ऊपर ही फोकस करें और क्योंकि अब आगे एक बड़ी मुसीबत बनकर यह मसला हमारे लिए खड़ा होने वाला है और इस पे सरकार को पहले से ही सोचना चाहिए, इससे पहले कि मुसीबत आन पड़े, इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौट कर आएंगे तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि आदमी टैक्स भी देता रहे और महंगाई भी झेलता रहे, या यूं कहा जाए कि चुनाव खत्म हो गया और मिडिल क्लास नजरअंदाज कर दिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आम बजट तो आ गया, लेकिन क्या ये आम लोगों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा? आज प्राइम डिबेट में यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम बजट में क्या कुछ फायदा होने वाला है और क्या कुछ इसके नुकसानात तो होंगे। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनीति नागपुरकर जी आपके पास ही आना चाहूंगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर सुनीति जी, जो बात की जा रही थी कि एक बड़ा इशू था रोजगार पैदा करने का, अब जो ये बजट आया है, क्या इस बजट से आपको लग रहा है कि हमारे मुल्क में रोजगार पैदा होगा? इस तरह की क्या कुछ इशारे इस बजट से मिल रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है रोजगार का। हाँ, ये तो बात सही है कि रोजगार का इशू एक अहम इशू हमेशा रहेगा ही रहेगा। और जब हम कहते हैं कि हमारा देश आज यंग इंडिया है, तो युवा के लिए तो रोजगार और उसकी उपलब्धियां तो बहुत ही अहम मायने रखती है। इसके ये एरिया में मुझे दो बातें आपके ध्यान में लानी है। एक तो अगर आपने कल का इकोनॉमिक सर्वे की तरफ मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगी, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पहली बार सामने आया है और वो डेटा के तहत ये बताया गया था कि पिछले सालों में 2 सालों में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये लार्ज सेक्टर में हुई है, स्मॉल सेक्टर में नहीं हुई है। तो शायद कहीं ना कहीं अभी ऐसा एक ट्रेंड उभर के आ रहा है कि हम जो ये पकड़ के चल रहे हैं कि एसएमईज आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, ये शायद आधा सच है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा लार्ज स्केल में भी तैयार हो रहा है। ये तो एक बात है। और ये हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में सरकार ने जो प्राविधान दी है, जो प्राविधान किया है कि अभी जो कंपनियों का इनकम 400 करोड़ तक है, उनको 25% कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगेगा और एसएमईज के तो 99% कंपनियां इसी ब्रैकेट में आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको अपने कर दायित्व में बहुत ही बड़ा
फायदा सरकार ने दे दिया है और उसके हिसाब से भी वो री-इन्वेस्ट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने 100 न्यू क्लस्टर्स बनाने का प्रावधान किया है ये बजट में, और ये क्लस्टर्स खास करके एसएमईज के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एसएमईज को थोड़ा ज्यादा पुश करके एसएमईज का जो अपना अहम भूमिका होती है, अपना अहम रोल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो वो अपने को अदा करने के लिए मुझे लगता है कि ये प्रावधान भी काफी हद तक एनेबलिंग हो सकता है। लेकिन और लेकिन भी डॉक्टर सरकार ने यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रोविजन की है जिस सॉल्यूशन की आप बात कर रही हैं, सबवेंशन या एम्प्लॉयमेंट के जिस सॉल्यूशन की आप बात कर रही हैं, ये लॉन्ग टर्म में आप बात कर रही हैं या फिर शॉर्ट टर्म? क्योंकि मसला यहाँ पर शॉर्ट टर्म का है। यहाँ पर हमारे नौजवान परेशान हैं, पढ़कर निकल रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, तो ये बात ऐसी हो रही है कि सरकार का रोल अभी एनेबलर की तरफ से ज्यादा है, डूअर की तरफ से कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर ने आगे चल के या तो पीपीपी माध्यम से या तो प्राइवेट सेक्टर की खुद की निजी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ज्यादा रोजगार की उपलब्धियां हो सकती है, और टू एनेबल प्राइवेट सेक्टर टू प्ले देयर रोल, ड्यू रोल, और ये जो प्रोविजन सरकार ने किए हैं वो शायद ही लंबे समय से लेके अपना परिणाम दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ताहिरा हसन साहिबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये बात मैं मानती हूं कि शॉर्ट टर्म जो जिस टारगेट की बात की जा रही थी, क्या उस टारगेट को ये बजट छूता हुआ भी कहीं नजर आ रहा है? क्या उस टारगेट को फुलफिल कर पाएगा ये बजट, खासतौर से रोजगार की अगर हम बात करें? हाँ, ये टारगेट की अगर आप बात करें तो मुझे और भी एक बात करनी है कि ये जो बेरोजगारी को नंबर्स लेके, बेरोजगारी के नंबर्स लेके जो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था कि देयर आर मेनी टच पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, बिटवीन 2011 टू 2019 द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट मीन्स दारिद्र्य रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 268 मिलियन से 50 मिलियन हो गई है। तो अगर लाइवलीहुड नहीं बढ़ता है, अगर रोजगार नहीं बढ़ता है, तो इतना नंबर खाली कैसे आ जाएगा? पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन 268 मिलियन से 50 मिलियन हो गया है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो दूसरा है, अगर आप ईपीएफओ का डेटा देखें, ईपीएफओ का डेटा भी देखें, तो वहां पे भी देखें कि टैक्स पेयर्स, हाँ जी ताहिरा जी, आप सवाल कर सकते हैं जी। हाँ, 2019 की ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी देखिए आप, उसमें भी दिया हुआ है कि किस तरह से अमीरी और गरीबी की रेखा और डीपर हुई है। बहुत बड़े जंक जो हमारा है वो गरीबी की रेखा के नीचे है, और मुट्ठी भर हमारा जो पूंजीपति है वो अमीर होता चला गया है। 2011 की भी जो हमारी भारत सरकार की रिपोर्ट है वो भी आप देखिए तो यही कहती है कि अमीर कुछ लोग जो है वो अमीर होते चले जा रहे हैं। जो 2011 का सेंसस है हमारा भारत सरकार का, वो कहता है, 2019 की ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गरीबी बढ़ी है। हमारा जो लेबर है, मजदूर है, वो आज भी सर पे छत नहीं है उसके। घर अगर वो 45 लाख कितने का दे देंगे, उसकी ईएमआई कैसे देगा वो? आप ये बताइए, पहले जॉब तो जनरेट हो, लोगों के पास जॉब हो, एक इनकम बराबर हो उनके हाथ में, जिससे कि वो दे सके, कर सके। आप उनको उज्ज्वला के लिए सिलेंडर दे देंगे, दोबारा कैसे खरीदेगा? ये तमाम चीजें हैं, जॉब जनरेट होना बहुत जरूरी है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमें ज्यादा एम्फेसिस करनी चाहिए थी एग्रीकल्चर पर। भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट की जिक्र ही नहीं है, 2004 से पार्लियामेंट में पड़ी है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करें। सही। हमारे किसान को जो अन्नदाता है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अन्नदाता बैठा हुआ है हमारे साथ भी यहाँ, अन्नदाता कह के हम क्या करेंगे? वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, नेशनल एसेट है, लेकिन उसके साथ होना तो चाहिए। उसकी जो जितना लागत लगती है उसका दुगना कह रहे हैं आप, 1.5 गुना उसका ही दाम मिल जाए, बड़ी बात है। कहाँ मिल रहा है? खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, पानी की जो त्राही है, जो पुराने सारे स्रोत थे सब खत्म हो गए, तालाब सब पाट के मल्टी स्टोरी बना दिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वादे किए जाते हैं, वादे हर बार किए जाते हैं, लेकिन ये वादे पूरे नहीं होते हैं। मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी,
इस बार भी बजट में कहा जा रहा है कि किसानों को सही कीमत दी जाएगी, किसानों का एमएसपी बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या इन वादों पर भरोसा किया जा सकता है? पिछले 5 साल निकल गए, फिर से अब शुरुआत है, नई शुरुआत है ये। देखिए अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने अन्नदाता को लेकर ये जो बात चल रही है, तो अन्नदाता के लिए कंसर्न होना बिल्कुल ही जायज है, हम सबको वो कंसर्न है। सुनीति जी मैं आ रहा हूं, लेकिन हेलो जी खरीफ फसलों की मैं आ रहा हूं, सुनीति जी मैं एमएसपी सुन लेते हैं पुष्पेंद्र जी। जो एमएसपी घोषित की है वो 1750 रुपए से बढ़ा करके पिछले साल के करीब 1815 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि पिछले साल ही जो इनका वायदा था C2 + 50% देने का, उसके कैलकुलेशन से लगभग 2350 पिछले साल ही होना चाहिए था। तो इस साल तो कभी 2500-2600 रुपए का रेट घोषित होना चाहिए था। 1 क्विंटल में ही 500-600 रुपए का अंतर है। ये करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का जो है चपत लग जाती है किसान को, अगर इस, क्योंकि प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ पर जो धान का प्रोडक्शन है 18 करोड़ टन है, और 600 रुपए और 800 रुपए का डिफरेंस अगर एमएसपी में आ गया तो बहुत बड़ा चपेट जो है किसान को लग जाती है, पहली बात। दूसरा, जो कंज्यूमर हमारा उपभोक्ता है जो रेट दे रहा है वो रेट का बहुत ही छोटा हिस्सा किसान तक पहुंच रहा है। सब्जियां आज चले जाइए, प्याज है, आलू है, टमाटर है, 20-20, 25-25 रुपए किलो में जो शहर में बैठा हुआ उपभोक्ता खरीद रहा है, उसके 2-2, 5-5 रुपए हमें मिल रहे। तो बिचौलिया तंत्र जो है सारे देश को बंधक बनाए हुए, 1-1.5 करोड़ बिचौलिया, यहाँ 65-70 करोड़ जो है किसान और 65-70 करोड़ जो है उपभोक्ता। हम भी मरते हैं, शिवम त्यागी जी, जो वादा किसानों से किया जाए उस पर खरा उतरने की जरूरत है। पिछले 5 साल में किसान परेशान रहे, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जब नए तरीके से इतनी बड़ी बहुमत एक तरह से दिलाई गई है, हिस्टोरिकल जीत बीजेपी और एनडीए की हुई है, अब तो किसानों के साथ कुछ कीजिए। जी अबू साहब, किसान जो है पिछले 5 साल से परेशान नहीं है, किसानों के साथ इस देश में 70 साल से रहा है। और जहां तक चौधरी साहब की बात है, मैं उनको बताना चाहता हूं 2014 से पहले के एमएसपीज पर और चीजों पर चले जाएं तो उनको बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी चीज, जहां पर ये बैठे हैं इस उत्तर प्रदेश में और इस नोएडा में, इसी की हालत ये थी कि यहां पर गन्ने के पेमेंट्स 3-3 साल तक नहीं निकलते थे। तो मैं उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि यहां मुझे अपनी सरकार की बात करनी है। तो अपनी सरकार की जहां तक जब मैं बात करता हूं तो किसानों के लिए बेहतर कृषि के लिए हमने बहुत सारे दरवाजे खोले हैं मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर मैं आऊंगा। उसके अलावा सम्मान निधि तो हमने दी ही है, बेहतर कृषि करने के तरीके भी हमने इजाद करे हैं और लोगों को फसल बीमा योजना भी दी है किसानों को। और अगर अभी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी कि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पुराने तालाबों को पाट दिया गया है, पानी की एक भयंकर बीमारी है। मैं आपसे बड़ी शालीनता से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज से पहले 2014 से पहले इस देश में कभी आपने पेड़ लगाने की बात आगे बढ़ती हुई सुनी हो? कभी सुना हो कि जल एक संकट है, उस पर हमें काम करना है? अभी नितिन गडकरी जी ने मनरेगा तो कांग्रेस ने ही दिया लगाने की बात करी। मनरेगा जिसके लिए आप 5,000 करोड़ रुपए बजट इस बार आपने बढ़ाया, मनरेगा तो कांग्रेस की देन है। तो लोग 60 साल के जो बजट की बात हुई है और जो बजट की बात हुई है, देखिए आप देखिए बजट में इस देश में जिस तरह से बजटिंग हमेशा से हुई है, उसके बाद मतलब बजट सबने बनाए हैं, सरकार ने इतने बजट्स बनाए हैं, लेकिन उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस कहां हुई है? हमने एक किसान निधि में इतना पैसा दे दिया, किसानों के बजट के लिए इतना पैसा दे दिया, कांग्रेस व अन्य सरकारों ने ऐसा किया है। उसका वेरिएंस एनालिसिस कभी हुआ? आपने किस प्रोजेक्ट को कितने पैसे दिए और उसके बाद वो कब टाइम फ्रेम में कैसे पूरा हुआ और उसके बाद आगे हुआ क्या? आपने उसका कभी एनालिसिस किया? नहीं किया। जाहिर बात है, इसीलिए हम इसको बही खाता कहते हैं। हमने एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट इस जनता के सामने रखी है और हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी बहुत इंपैक्टेड है और उन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पर। अगर अभी मजदूरों की बात हो रही थी तो मजदूरों की भी अगर जहां तक बात है, उनके सर पर छत नहीं है, तो हम उनको आवास योजना के तहत छत भी दे रहे हैं, उज्ज्वला के तहत सिलेंडर भी दे रहे हैं और भी काफी सारी चीजें हैं जिन पर आगे बढ़कर मुझे लगता है सरकार उन जितनी भी स्कीम्स हैं उनको रीइंस्टेट कर आगे बढ़ाएगी। सबके लिए बजट देखिए किसानों को तो इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बात की बातें हैं शिवम जी, मैंने तो बोला नहीं, किसानों को तो ये बहुत बात की चीजें हैं। जिस तरह से अभी ताहिरा जी भी कह रही थी कि आप गैस और छत वो सब अलग रखिए, भाई हमारे किसानों की इतनी हालत है ही नहीं कि वो 45 लाख का घर खरीद सके, इसकी तो बात ही मत कीजिए।
किसानों के साथ इस चीज को मत जोड़िए। दो चीजें किसानों के साथ इस चीज को मत जोड़िए। नहीं, दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। 5 साल में आपने किसानों के साथ क्या किया है? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको पेशेंस नहीं, आपने पेशेंस रखना। देखिए अबू साहब एक चीज देखिए, 45 लाख के घर की जब बात होती है तो हम बात करते हैं मिडिल स्केल मैन की, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो इस शहर में उनकी बात मत कीजिए, उनकी बात मत कीजिए शिवम त्यागी जी। किसान की बात क्यों नहीं कर रहे? 45 लाख से किसान की बात क्यों नहीं कर रहे? किसान की बात कीजिए आप, किसान की बात कीजिए। अगर है वो गांव में है, उसके लिए शौचालय होना जरूरी है, उसके लिए छत होना जरूरी है, उसके लिए मजदूरी होना जरूरी है, और असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके लिए पेंशन होना भी जरूरी है। आप पहले तो अपनी भाषा की मर्यादा रखें, और उसके बाद जब आप बोल रहे थे मैंने वो रोका नहीं ना। ठीक है आप शालीनता से अपनी बात उधर नहीं, ठीक है। देखिए अपनी बात रखिए, वो उसमें ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी बात रखिए, उसमें लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। मैं पुष्पेंद्र जी अब आप अपनी बात रखिए। शिवम सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, शिवम मैं आ रहा हूं, मैं मौका देता हूं। उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ का गन्ना पेमेंट बकाया है, और पूरे देश में टाइम कितना? नहीं, टाइम बताइए ना। पिछले साल का है ना, और जब सरकार आई थी 2017 में, पिछले साल सरकार आई थी 2017 में कितने साल का पेंडिंग था? कितने साल का पेंडिंग? सीधा पॉइंटेड जवाब है ना, आंसर दे दीजिए। कितने साल का पेंडिंग था इस साल? कितने साल का पेंडिंग था जब अखिलेश सरकार गई? आपने कहा सारा, कितना पेंडिंग था? आपने कहा हम 14 जवाब दे दीजिए, कितना पेंडिंग था? कितना पेंडिंग था? कितना पेंडिंग था? इससे कम था, इससे कम था। 3 साल का पेंडिंग था। डेटा लेकर आइएगा। डेटा तो इससे कम था। भाई साहब, डेटा जुमलेबाजी से कुछ होने वाला है नहीं, आपको डेटा पेश करना पड़ेगा। 2017 में जब यहाँ सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, इसी प्रदेश में 3 साल की गन्ना की पेमेंट पेंडिंग थी। आज एक आपने कहा लाइए डेटा निकाल कर। मैं कहता हूँ ना आपको, आप हर चीज का डेटा रखकर बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ इसका भी लेके आइए। बता रहा हूँ ना 4,000 करोड़ का बकाया था। 4,000 करोड़ का बकाया नहीं था, 3 साल के गन्ने की पेमेंट पेंडिंग थी। कितनी होती है पता है आपको? 3 साल के गन्ने की पेमेंट पेंडिंग थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। किसानों की बेहतरी की बात होनी चाहिए, किसानों की बेहतरी की बात होनी चाहिए। मैं सलमान निजामी आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी की बात हो गई, शिवम त्यागी बात हो गई। शिवम त्यागी अब खामोश हो जाइए, सरकार से अब खामोश हो जाइए। मैं सलमान निजामी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सलमान निजामी साहब वेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पास ही बैठे हुए, उन्हें डिस्टर्ब होगा। व्यापारी हर कोई खुश। शिवम त्यागी मैंने बात सुन ली, मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, पुष्पेंद्र जी बात हो गई आपकी, पुष्पेंद्र जी बात हो गई, बात हो गई आप लोगों की, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, ऐसा क्या? सलमान निजामी साहब, अरे भैया चुनाव जीत, अरे ये भी तो किसान ही है, आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। बात हो गई, ये भी तो दुखी है। नहीं देखिए डिस्टर्ब होगा वहाँ। आप लोग तीनों लोग एक ही जगह बैठे हुए, डिस्टर्ब होगा। अब सुन लीजिए, ये बीजेपी का एरोगेंस देखिए आप। शिवम त्यागी जी सुन लीजिए, ठीक है। सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी मैं ये कह रहा हूं कि किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं शिवम त्यागी, बीजेपी किसानों की भलाई की बात करे, लेकिन दूसरी तरफ जो पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया है, उसकी वजह से जो बोझ पड़ेगा वो भी तो किसानों पर पड़ेगा। किसी पार्टी से नहीं है, ये किसान है, दुखी किसान है जो अपनी बात रख रहे हैं, और ये इस पे ऐसे हावी हो रहे हैं जैसे ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो ये एक दुखी किसान आपके टीवी चैनल पे बैठा हुआ है, और सवाल करेंगे, अगर ये अपना हक मांग रहा है, और अगर ये अपना हक मांग रहे हैं, तो आप उसको धमका के बिठा रहे हैं। किसानों ने यही हालत है, यही कारण है आप लोगों का एरोगेंस। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि देश के किसान जो आत्महत्या पर मजबूर हुआ है, ये टीवी स्टूडियो की एक मिसाल है। ये वीडियो वायरल होना चाहिए कि आप एक किसान के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यही वजह है कि देश का किसान आत्महत्या करता है। आपको बात करने की तमीज नहीं है। महान व्यक्ति के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये अपना हक मांग रहे हैं। आपको तो वाली नहीं है, चुनाव पे खड़ा करना चाहिए। देखिए जो फैक्ट्स है उन्हीं पर बात कीजिए, जो फैक्ट्स है उन्हीं पर बात कीजिए। मैं ताहिरा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा जी ठीक है, बात हो गई। शिवम बात हो गई। भाई किसान परेशान है,
उसकी भलाई की, उसके फलाह के लिए बात कीजिए। उसका भला कैसे होगा उस पर बात कीजिए। आप लड़ते रहेंगे, आप लड़ते रहेंगे, ऐसे ही पार्लियामेंट में लड़ते, वहां पर बात नहीं होती है। टीवी डिबेट में जब बैठते हैं, किसानों के लिए जब बात होती है, यहाँ भी आप लड़ते रहते हैं। ठीक है, बात होगी, सलमान निजामी बात होगी और आगे भी करेगा। ठीक है, बात होगी। थोड़ा सा लोगों का ऑडियो डाउन कर दिया, थोड़ा सा। मैं ताहिरा जी, क्या लग रहा है कि बजट से नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल मिलेगा? आज इस बजट के बाद पीएम मोदी ने बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कल मिलेगा, ये उम्मीदों भरा बजट है, इससे एजुकेशन में बहुत फायदा मिलने वाला है, ये एक न्यू इंडिया का ड्रीम बजट है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये बजट पूरा वाकई में एक पैकेज है हमारे मुल्क के लिए? नहीं, एजुकेशन नहीं, देखिए एजुकेशन की जो बात की मैंने कहा ना, फाउंडेशन जो है हमारा बेसिक एजुकेशन है, उस पर तो कुछ स्ट्रेंथन किया नहीं। एलोकेशन ऑफ बजट तो उसका कुछ आया नहीं। हम कहते हैं जीडीपी का 6% होना चाहिए था। राइट टू एजुकेशन के तहत जो एक्ट है उसके तहत इन स्कूलों को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, जिससे कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, हाशिया के बच्चे हैं, वो अच्छा पढ़ के निकलते और आगे चल के कंपटीशन में compete करते इन अमीरों के बच्चों के साथ। क्योंकि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है कि सिर्फ अमीरों की बपौती नहीं है कि वही अच्छी जगह पढ़ें। ऐसा स्कूल को बेहतर कीजिए, कंप्यूटर भी हो, लाइब्रेरी भी हो, हमारे ये बच्चे भी सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़े। तो ऐसा उसमें कुछ दिखा नहीं। और नौजवानों के लिए नौकरी, मैंने पहले ही कहा कि इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है, नौकरी की तो कोई बात ही नहीं। कैसे जनरेट करेंगे आप नौकरी, कहाँ से लाएंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करेंगे आप, एग्रीकल्चर से करेंगे तो एग्रीकल्चर में स्वामीनाथन रिपोर्ट का जिक्र ही नहीं है। फिर देखिए अभी हमारे एक किसान भाई ने बात किया था, छोटे छोटे किसान हमारे जो हैं, जब ये आलू और प्याज बहुत पैदा होता है, हम लोगों ने देखा जाके रिमोट एरियाज में, तो इतना ज्यादा हो जाता है कि उनके पास रखने की जगह नहीं होती। गोडाउन्स पैसे लेते हैं रखने के, उतना हमारा छोटा किसान पैसा दे नहीं सकता है। सरकार क्यों नहीं सरकारी गोडाउन्स बनाती जहां ये सामान रखे और बिचौलिया 25 पैसे किलो, 50 पैसे किलो, 1 रुपए तो छोड़ दीजिए, 25 और 50 पैसे किलो आलू ले जाती है, जो जाके 10-10 रुपए किलो बाजार में बिकता है। तो हमारे किसान को फायदा नहीं होता, उसकी लागत, जो खाद, पानी, बीज की लागत नहीं निकलती है। तो इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। हम कृषि प्रधान देश हैं। मैं फिर कहूंगी ये कहने से कुछ नहीं होगा अन्नदाता, सही बात है, ये बड़ी डॉक्टर सुनीति जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि बड़े बड़े आप अनाउंसमेंट तो बजट में कर देते हैं, लेकिन आपका जो खजाना है वही एक तरह से खाली है। आपका रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसी की हालत खराब है। तो ऐसे में ये आएगा कहां से जो इतने बड़े बड़े आप अनाउंसमेंट कर देते हैं? क्या सिर्फ अनाउंसमेंट कर देना ही काफी है या जमीनी सतह पर होगा भी ये? जी सर, हायर एजुकेशन के बारे में मुझे एक बात कहनी है। मैं सब मान्यवरों का ध्यान एक चीज की ओर खींचना चाहती हूं कि हमारे देश का जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है, वो डेमोग्राफिक ट्रेंड बदलने लगा है और बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में बदलने लगा है। और ये ट्रेंड ऐसा है कि अभी जरूरत ज्यादा करके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। प्राइमरी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कोई नकारता नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो है ही, लेकिन अगर डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात की जाए, जो कल इकोनॉमिक सर्वे में भी छेड़ी गई थी, तो अभी हमारा देश के युवा का एज 14 और आगे के एज ग्रुप में जल्दी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है। तो इसके हिसाब से हायर एजुकेशन के लिए प्राविधान करना चाहिए। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट हायर एजुकेशन कमीशन टू बी सेटअप, ये जो एक प्रोविजन इसमें की है, मुझे लगती है कि वो प्रोविजन भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा जो है कि रिसर्च टू बी एनकरेज, और उसके लिए नेशनल रिसर्च फंड बनाने की जो सोची है कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनके जो अपनी स्कॉलरशिप्स या जो रिसर्च के लिए जो भी प्रोविजंस होती है, वो सब क्लब करके नेशनल इंटरेस्ट में और नेशनल रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रख के जिस तरह से संशोधन होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, उसके लिए वो फंड डाइवर्ट करने की जो बात की गई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि ये कदम तो बहुत अच्छे उठाए गए, बजट में बहुत सी चीजें और बहुत से सुझाव बड़े अच्छे दिए गए, लेकिन इसका फायदा जब ही होगा जब जमीन पर इन तमाम चीजों को उतार कर लाया जाएगा
किसानों की मुश्किलात भी हल की जाएंगी, जो हमारी महिलाएं हैं उनकी मुश्किलात भी हल होंगे, माइनॉरिटीज के लिए भी एक अच्छा खासा पैकेज होगा, उनके भी मुश्किलात हल किए जाएंगे, नौजवानों के रोजगार के बारे में भी सोचा जाएगा। और ये तमाम चीजें जब भी सफल होंगी, यूं कहा जाए कि कामयाब होंगी, जब ये तमाम चीजें जमीन पर उतार कर लाई जाएंगी और इन पर काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीति जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र चौधरी जी, सलमान निजामी साहब, ताहिरा हसन साहिबा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।